हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम परंपरागत राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्व में हम राजनीति शास्त्र के अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, इसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की थी हमने और प्रकृति के बारे में भी हमने इसका अध्ययन किया था। तो आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि परंपरागत राजनीति शास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे मैंने विशेषताएं यहाँ पर लिखी है। परंपरागत राजनीति शास्त्र जो है वो तर्क और कल्पना पर आधारित है। दूसरी बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि यह नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर बल देता है। तीसरी बात मैंने यहाँ पर लिखी है कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल देता है परंपरागत राजनीति शास्त्र। और चौथी बात मैंने लिखी है ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी अध्ययन पद्धतियां हैं जिनको कि अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियां बताया गया है और ये संकुचित अध्ययन है। और सबसे आखिर में व्यक्ति निष्ठता की प्रधानता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने गार्नर, गैरिस, केटेल, गुडनाउ, ब्लंट शैली, इस तरह के जो विद्वान हुए, इन्होंने जो क्षेत्र बताया राजनीति शास्त्र का, उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। कि जैसे सबसे पहला राजनीति शास्त्र की जो अध्ययन सामग्री है या राजनीति शास्त्र का जो क्षेत्र है उसमें सबसे पहली जो अध्ययन सामग्री आती है वो है राज्य। अब राज्य का मतलब यह है कि अतीत काल में राज्य क्या था, अतीत काल के बाद में वर्तमान में राज्य क्या है और भविष्य में क्या होगा। इस तरह की तीनों बातें, राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई थी, किस प्रकार का राज्य हुआ करता था। पहले जैसे पुलिस राज्य हुआ करता था, अब लोक कल्याणकारी राज्य है। उसी प्रकार से सरकार का स्वरूप पहले कैसा होता था और अब कैसा है और भविष्य में कैसा होगा। सरकार के प्रकार कौन कौन से हैं, शासन की प्रणालियां कौन कौन सी हैं। कानून, पहले शासक के आदेश हुआ करते थे, बाद में हमने क्या देखा कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो व्यवस्थापिका में क्या करते थे, कानून बनाने का काम करते थे। तो यानी संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून थे वो वास्तव में कानून है या फिर शासक के द्वारा जो दिए गए आदेश थे वो कानून है। तो पहले शासक द्वारा दिए गए आदेश कानून हुआ करते थे। अब जन प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था संसद जो है वो जिन विषयों पर क्या करती है, कानून बनाती है, उन्हीं को कानूनों की श्रेणी में रखा जाता है। फिर संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता किसमें निहित होती है। पहले हम ये मानते थे या जो प्राचीन अवधारणाएं थी उसमें कहा गया कि राजा में ही संप्रभुता जो है वो निहित है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि संप्रभुता को जनता में निहित बताया गया। फिर उसके बाद राजनीतिक संस्थाएं, उनका अतीत, उनका वर्तमान और उनका भविष्य क्या है, इन सब के बारे में राजनीति शास्त्र का जो परंपरागत क्षेत्र है वो अध्ययन करवाता है या उसकी अध्ययन सामग्री में ये सारी चीजें जो है वो शामिल होती हैं। तो राज्य, सरकार, कानून, संप्रभुता, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और धार्मिक पक्ष, मानव जीवन का, ये सारी चीजें जो थी वो परंपरावादियों के अनुसार राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में शामिल होनी चाहिए थी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि परंपरागत राजनीति शास्त्र की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो विशेषताएं हैं वे कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जो पहली विशेषता बताई गई है वो विशेषता है तर्क और कल्पना पर आधारित राज्य। जैसे प्लेटो के बारे में जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो ने अपना जो विचार दिया है या उनके जो विचार है वो पूरी तरीके से कल्पना पर आधारित है। देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा गया है परंपरागत राजनीति विज्ञान में तर्क और कल्पना की उड़ान भरते हुए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए जिनका राजनीतिक जीवन के यथार्थ से कुछ लेना देना नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक की कल्पना, रूसो की सामान्य इच्छा, कांट का नैतिक प्राणी, हीगल का विश्वात्मा का विचार, ग्रीन का शाश्वत चैतन्य आदि कुछ धारणाएं हैं जिनका महत्व केवल एक आदर्श के रूप में ही है। जैसे प्लेटो के आदर्श राज्य की हम बात करते हैं जिसमें बताया गया था कि 5040 जनसंख्या होती है। रूसो की सामान्य इच्छा में यह कहा गया कि यह इच्छा जो होती है सबके कल्याण के साथ में जुड़ी हुई होती है और व्यक्ति की दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ इच्छा होती है, एक आदर्श इच्छा होती है। आदर्श इच्छाओं का योग जो है वो क्या होती है, सामान्य इच्छा होती है। फिर इसके बाद में हीगल ने विचार को महत्व दिया और उसने कहा कि विचारों में संघर्ष के परिणाम स्वरूप सृष्टि का विकास होता है। तो उसने विश्वात्मा का विचार दिया। उसने कहा कि
राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। मतलब राज्य जैसे ईश्वर कल्याणकारी होता है वैसे ही राज्य कल्याणकारी होता है। उस रूप में उसने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया था। और इसके बाद में ग्रीन जो है वो राज्य को क्या मानता है, इच्छा का परिणाम बताता है, व्यक्ति की इच्छा का परिणाम राज्य को बताता है। तो इस तरह की जो अवधारणाएं हमें राजनीति शास्त्र में पढ़ने को मिलती हैं वो केवल कल्पना, तर्क पर, दर्शन पर आधारित है। तो पहली जो विशेषता है वह तर्क और कल्पना पर आधारित ये परंपरागत राजनीति शास्त्रियों की विशेषताएं हैं। और इसमें जो व्यक्ति निष्ठता का अंश पाया जाता है वो भी इसीलिए है कि जो राजनीति शास्त्री हुए उनके जो व्यक्तित्व थे, उन्होंने जो विचार दिए, उसके ऊपर परंपरागत राजनीति शास्त्र जो है वो टिका हुआ है। फिर नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों का महत्व है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक मूल मान्यता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जिसके उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि राज्य एक नैतिक संस्था है और उसका उद्देश्य व्यक्ति को निरंतर नैतिकता की दिशा में आगे बढ़ाते रहना है। मतलब नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर परंपरागत राजनीति शास्त्र में बल दिया गया। हम जब व्यवहारवाद का अध्ययन करते हैं तो डेविड हिस्टन जो है वो कहता है कि नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों से हमें अपना संबंध विच्छेद करना है, तभी हम राजनीति शास्त्र को विज्ञान बना सकते हैं। तो नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर बल देता है कौन? परंपरागत राजनीति शास्त्र। फिर कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल, ये भी एक विशेषता बताई गई, कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रमुखतया राजनीतिक व सरकारी संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है तथा राजनीतिक प्रक्रिया एवं राजनीति के प्रेरक तत्वों आदि का जैसा अध्ययन किया जाना चाहिए था नहीं किया गया। उस समय ऐसा विश्वास था कि राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विधि और संविधान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पर्याप्त है। अतः राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में भी व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा कानूनी औपचारिक पक्ष को प्रमुखता दी गई। डायसी, मुनरो, आग और जिंग आदि विद्वानों द्वारा इस प्रकार के अध्ययन प्रस्तुत किए गए। कानूनी औपचारिक पक्ष तक सीमित होने के कारण इन अध्ययनों की उपयोगिता बहुत अधिक सीमित थी। मतलब केवल औपचारिकता प्रधान अध्ययन जो था वो किसमें शामिल किया गया? परंपरागत राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया। और जब हम आधुनिक क्षेत्र की आधुनिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसमें एक आ गया कि हर वो चीज जो कि मानव की राजनीतिक व्यवहार के साथ में जुड़ी हुई है उसका अध्ययन जो है वो राजनीति शास्त्र के अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें केवल औपचारिक अध्ययन की बात की गई है कि औपचारिक रूप से जिन भी संस्थाओं का अध्ययन होना चाहिए या उनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे केवल उन्हीं का अध्ययन जो है वो किया जाना चाहिए। तो कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल। फिर इसकी जो अध्ययन पत्तियां हैं, परंपरागत दृष्टिकोण के प्रतिपादकों के द्वारा जो अध्ययन पत्तियां बताई गई हैं वो है ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी अध्ययन पत्तियां। तो देखिए परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख पत्तियां ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी है। और एसपी वर्मा के अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक तथा वर्णनात्मक, परिभाषात्मक। ये अवस्थाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं थी और समय समय पर एक ही युग में विभिन्न प्रवृत्तियों को काम करते हुए पाते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत गणितीय परिमाण, तथ्य संग्रह, सर्वेक्षण जैसी वैज्ञानिक अध्ययन पत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जो अध्ययन पत्ति है केवल उन्हीं की बात यहाँ पर की गई है परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं में कि जो अध्ययन पत्तियां वो उसकी कौन सी हैं? ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी अध्ययन पत्तियां। अब ये अध्ययन जो है उसको संकुचित अध्ययन बताया गया क्योंकि परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के अनुसार राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा क्या है? सीमित बताया गया। तो ये संकुचित अध्ययन है क्योंकि राज्य सरकार, कानून, संप्रभुता और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही यह विषय जो है वो सीमित है, इसलिए इसका अध्ययन क्या है? संकुचित है। अब व्यक्तिनिष्ठता, इसमें जो व्यक्तिनिष्ठता का तत्व है वो किस तरीके से है? परंपरागत राजनीति विज्ञान की यह भी विशेषता रही है कि उसके राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोणों से प्रभावित रहे। जैसे मैंने कहा भी था पूर्व में कि उनके जो खुद के अपने विचार है, उनका खुद का जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव राजनीतिक शास्त्र के ऊपर पड़ा है। जैसे लिखा हुआ भी है आपकी बुक्स में कि
उसके राजनीतिक सिद्धांत एवं प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोणों से प्रभावित रहे। मतलब उनका जो खुद का व्यक्तित्व है उनसे वो प्रभावित रहे हैं। ये विचारक तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं को स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते थे। अधिकांश विचारक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे। उन्होंने मानवीय जीवन तथा सामाजिक लक्ष्यों तथा मूल्यों की ओर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए हम यूनानी विचारकों द्वारा नैतिक जीवन की उपलब्धियों का विचार, मध्य युग के ईसाई संत दार्शनिकों व ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार और दार्शनिक आदर्शवादियों के विवेक से साक्षात्कार के विचार को ले सकते हैं। तो देखिए, एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहते हैं। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक था। उसने जो विचार दिए तत्कालीन समय में यूनान की जो दशाएं थी उसको ध्यान में रखकर उसने अपने विचार जो थे वो प्रतिपादित किए थे। तो एक तो तत्कालीन समय की जो दशाएं थी वो और उनके जो खुद के व्यक्तित्व थे या उनके जो खुद के विचार थे या उनकी जो सोच थी उसके आधार पर ही तत्कालीन समय में जो सिद्धांत आए वो हमें देखने को मिलते हैं। तो व्यक्तिनिष्ठता जो है वो हमें दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको इधर ऊपर चर्चा की थी, मैंने तर्क और कल्पना पर आधारित कि रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत, और हीगल ने विश्वात्मा का विचार दिया। प्लेटो का आदर्श राज्य जो था वो काल्पनिक था। तो व्यक्तिनिष्ठता का अंश जो है वो परंपरावादियों के दर्शन में हमें दिखाई देता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं कि तर्क और कल्पना पर आधारित है, नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर बल दिया गया, कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल दिया गया, और जो अध्ययन पत्तियां वो कौन सी हैं? ऐतिहासिक, कानूनी, दार्शनिक पत्तियां। और इनका जो अध्ययन है वो संकुचित अध्ययन है, क्योंकि राज्य, सरकार, संप्रभुता और राजनीतिक संस्थाओं, कानून आदि, धार्मिक पक्ष, धार्मिक जीवन, इन सब के ऊपर ही परंपरागत राजनीति शास्त्रियों का क्षेत्र जो है वो आधारित है। और ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। ये इसका क्षेत्र जो है वो परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के द्वारा राजनीति शास्त्र का बताया गया, जो बहुत ज्यादा सीमित है, संकुचित है। तो आज हमने क्या पढ़ा? परंपरागत राजनीति शास्त्र की विशेषताओं के बारे में और उसके क्षेत्र के बारे में।